अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद कुरैशी एक नए लेक्चर के साथ। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर, रेपिटेशन स्ट्रक्चर को डिटेल स्टडी किया है। रेपिटेशन स्ट्रक्चर जिसकी 3 टाइप्स थी, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, हमने डिटेल में डिस्कस भी किया और उसके प्रोग्राम्स को प्रैक्टिस भी किया। आज हम उन लूप्स का कंपैरिजन करेंगे और उसके साथ साथ 2 स्टेटमेंट्स और डिस्कस करेंगे, ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो बच्चों, ये टॉपिक्स या इनके कंपैरिजन्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन दोनों डिफरेंसेस या कंपैरिजन्स में से कोई एक कंपैरिजन आपके पेपर्स का हिस्सा जरूर बनता है। आपके प्री बोर्ड हो, आपके बोर्ड पेपर्स हो, आपके स्टैंड अप पेपर्स हो, इनमें से किसी भी पेपर का हिस्सा आपका इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन बनता है। और इन दोनों स्टेटमेंट्स, ब्रेक एंड कंटिन्यू, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी कोई एक स्टेटमेंट लास्ट में आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछी जाती है। तो बेटा, अभी सबसे पहले हम डिफरेंसेस या कंपैरिजन बिटवीन फॉर एंड व्हाइल लूप को डिस्कस करते हैं। तो जब भी आपने कंपैरिजन या डिफरेंस की बात करनी हो, तब आप क्या करें, सेंटर लाइन लगाएं और दोनों पॉइंट्स को, दोनों चीजों के दरमियान जो कंपैरिजन कर रहे हैं, तो पॉइंट्स को आमने सामने लिखते जाएं। इससे ये होता है कि आप आसानी से चीजों को कंपेयर कर सकते हैं और आसानी से उसे याद भी कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट कि फॉर लूप, आपने इधर हेडिंग दे दी, फॉर लूप के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फॉर लूप इज अ टाइप ऑफ लूप और रेपिटेटिव स्ट्रक्चर। ये एक टाइप ऑफ लूप या रेपिटेटिव स्ट्रक्चर है। इसी तरह व्हाइल लूप की भी जब हम बात करते हैं, ये भी तो सेम है, टाइप ऑफ लूप और रेपिटेटिव स्ट्रक्चर, क्योंकि हम जानते हैं फॉर लूप भी टाइप ऑफ लूप है, व्हाइल लूप भी एक टाइप ऑफ लूप ही है। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्या कह रहा है कि फॉर लूप इज अ काउंटर कंट्रोल्ड लूप। हाँ, ये आपने देखना है। देखें, ये क्या है, काउंटर कंट्रोल्ड लूप है। मींस जिसके अंदर नंबर ऑफ काउंट्स पहले से पता हो, जबकि व्हाइल लूप सेंटिनल या यूजर कंट्रोल्ड लूप। मींस व्हाइल लूप ऐसी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है जो कि लूप की एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट कर सकती है, या यूजर पर डिपेंड कर रहा होता है। यूजर जितनी दफा चाहे इस लूप को एग्जीक्यूट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, रिपीट्स अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। फॉर लूप क्या करता है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को स्पेसिफाइड या गिवन नंबर ऑफ टाइम्स के लिए रिपीट कर रहा होता है, जबकि व्हाइल लूप रिपीट्स अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एज लॉन्ग एज अ गिवन कंडीशन इज ट्रू। जबकि व्हाइल लूप क्या करेगा, वो स्टेटमेंट्स को रिपीट कर रहा होता है, एग्जीक्यूट कर रहा होता है बार बार। कब तक, जब तक कंडीशन ट्रू है, और जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होना रुक जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट फॉर लूप का, कंडीशन इज चेक्ड बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ बॉडी ऑफ द लूप। मींस पहले इनिशियलाइजेशन होगी, कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है देन कंट्रोल बॉडी ऑफ द लूप में मूव करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। इसी तरह से व्हाइल लूप, इसमें भी यही पॉइंट आ जाता है, कंडीशन इज चेक्ड बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ बॉडी ऑफ द लूप। व्हाइल लूप में भी यही होता है कि सबसे पहले कंडीशन चेक होती है। अगर तो कंडीशन ट्रू है देन कंट्रोल बॉडी ऑफ द लूप में इंटर होता है। कंडीशन पहली दफा ही अगर फॉल्स है तो कंट्रोल बॉडी ऑफ द लूप में इंटर ही नहीं होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन इज परफॉर्म्ड ओनली वंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर लूप में पहली दफा सिर्फ इनिशियलाइजेशन होती है, फिर बार बार कंडीशन चेक हो रही होती है। ये एक एमसीक्यू पॉइंट भी आ जाता है, इन विच लूप इनिशियलाइजेशन इज परफॉर्म्ड ओनली वंस। तो ये हमारे पास क्या है, फॉर लूप के अंदर हो रही होती है। जबकि व्हाइल लूप की बात करें, इनिशियलाइजेशन कैन बी परफॉर्म्ड अगेन एंड अगेन। फॉर लूप में सिर्फ एक दफा इनिशियलाइजेशन होती थी, ठीक है, लेकिन व्हाइल लूप के अंदर ऑल्दो इनिशियलाइजेशन आपके लूप का हिस्सा नहीं है, लेकिन कभी कभार हम ऐसे प्रोग्राम्स लिखते हैं, ऐसा कोड लिखते हैं जिसके अंदर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और स्टेप वैल्यू ऑफ द लूप तीनों क्या होती हैं, व्हाइल की कंडीशन होती है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं while के साथ कंडीशन की जगह मैं लिख देता हूं get चे इज इक्वल टू y, मीन्स get चे यूजर से इनपुट ले रही है, इनिशियलाइज कर रही है वैल्यू को, और देन कंडीशन चेक हो रही है कि जी कब तक, जब तक वो y के बराबर है तब तक ट्रू है, और टर्मिनेट या स्टेप वैल्यू नेक्स्ट टाइम दोबारा आकर यहीं से नेक्स्ट वैल्यू भी गेट कर रही है. Initialization can be performed again and again if it is a part of condition or loop body. कभी ऐसे भी होगा कि हम पहले एक दफा इनिशियलाइज करके कंडीशन को ट्रू कर लेंगे, फिर दोबारा स्टेप वैल्यू या नेक्स्ट इनिशियलाइजेशन के लिए हम उसकी बॉडी के अंदर इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट को रख देंगे ताकि वो बार बार इनिशियलाइज होती रहे वैल्यू. तो ये चीज आ जाती है कि इनिशियलाइजेशन कैन बी परफॉर्म्ड अगेन एंड अगेन इफ इट इज अ पार्ट ऑफ कंडीशन. मैंने बताया था कि गेट चे कंडीशन का हिस्सा बना दें, या और लूप बॉडी, जिस तरह से हम लूप बॉडी के अंदर भी इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट रख सकते हैं जिसके थ्रू आपके पास ये अगेन अगेन परफॉर्म होती रहेगी. अगर हम इनके सिंटैक्स को देखें, सिंटैक्स से पहले हम इसकी एक और पॉइंट है उसे डिस्कस करते हैं. इफ कंडीशन इज नॉट रिटन इन फॉर लूप देन लूप बिकम्स इनफिनाइट. मींस अगर फॉर लूप के सिंटैक्स के अंदर से कंडीशन के स्टेटमेंट को हम ना लिखें, ऐसा नहीं है कि फॉर लूप के अंदर सिंटैक्स एरर आ जाएगा, बल्कि ये क्या बन जाएगा, ये लॉजिकल एरर आ जाएगा और ये लूप इनफिनाइट बन जाएगा, क्योंकि एब्सेंस ऑफ कंडीशन इज कंसिडर्ड एज ट्रू इन फॉर लूप. जबकि while लूप की तरफ देखते हैं तो इफ कंडीशन इज नॉट रिटन देन सिंटैक्स एरर विल अकर, और अगर while लूप में हम कंडीशन ही नहीं लिखते तो यहां पर सिंटैक्स एरर अकर कर जाता है. इसका सिंटैक्स देखते हैं कि फॉर का कीवर्ड, इसके बाद इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन के साथ साथ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये तीन हिस्से इसके आ गए, और देन इसके फौरन बाद क्या आ रहा, बॉडी ऑफ द लूप. और बॉडी ऑफ द लूप अगर एक ही स्टेटमेंट पर होगी तो डिलिमिटर्स यूज करने की जरूरत नहीं है, अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स होंगी तब डिलिमिटर यूज किए जाते हैं. while लूप के सिंटैक्स को डिस्कस करते हैं. तो while लूप के सिंटैक्स के अंदर while एंड देन कंडीशन, और अगर कंडीशन ट्रू है देन बॉडी ऑफ द लूप आ रही है, और बॉडी ऑफ द लूप अगेन वही बात आ जाती है कि अगर एक स्टेटमेंट होगी तो डिलिमिटर्स यूज करें या ना करें कोई एरर नहीं आता. लेकिन अगर हमारे पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो डिलिमिटर यूज करने की जरूरत होती है. तो बेटा ये आपके पास इसका कंपैरिजन एंड डिफरेंसेस दोनों थे फॉर एंड व्हाइल लूप के हवाले से. अब हम नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप के कंपैरिजन को डिस्कस करेंगे. आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ. अच्छा बच्चों, अब हमारे पास दूसरा टॉपिक आता है जो कि कंपैरिजन या डिफरेंस बिटवीन व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप आ जाता है. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक का हिस्सा भी है, और ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछा गया है, और ये आपके अक्सर औकात पेपर्स का हिस्सा भी होता है ये क्वेश्चन के या तो कंपेयर व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप या डिफरेंस बिटवीन व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप. तो बच्चों व्हाइल लूप इस साइड पर और डू व्हाइल लूप हमने लाइन के दूसरी तरफ लिख दिया है. अब पहला जो पॉइंट है, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरिजन के अंदर क्या होता है, सिमिलैरिटीज भी आ रही होती हैं और डिसिमिलैरिटीज भी आ रही होती हैं, यानी डिफरेंसेस भी मौजूद होते हैं. तो सेम पॉइंट्स भी आपके पास आ सकते हैं. लाइक व्हाइल लूप इज अ सेंटिनल और यूजर कंट्रोल्ड लूप, जबकि डू व्हाइल लूप इट इज आल्सो अ सेंटिनल और यूजर कंट्रोल्ड लूप. हमने बार बार इसे डिस्कस किया है कि सेंटिनल मतलब कि ये लूप एक ऐसी वैल्यू पर डिपेंड करता है कि जब वो एग्जीक्यूट होती है तो लूप को टर्मिनेट कर देती है, या यूजर कंट्रोल लूप कि इसके अंदर नंबर ऑफ रेपिटेशंस डिपेंड करती हैं यूजर पर. यूजर चाहे तो इसे 2 दफा एग्जीक्यूट कर ले, यूजर चाहे तो इसे 10 दफा एग्जीक्यूट कर ले. नेक्स्ट पॉइंट के व्हाइल लूप रिपीट्स अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू. Next point of the do while loop repeats a block of statements as long as the condition is true. ये भी दोनों में सेम है. while loop भी कंडीशन पर डिपेंड करता है और स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है अगर तो कंडीशन ट्रू है, और do while loop भी कंडीशन को
चेक करने के बाद ही स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। लेकिन इनमें एक नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्या कहता है कि while loop executes a block of statements if the condition is true। के ये क्या करेगा, while loop सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को कब एग्जीक्यूट करेगा, अगर तो कंडीशन ट्रू है। अगर पहली दफा ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब वो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये याद रखना है कि इसमें अगर पहली दफा ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। पॉइंट जो कि डू व्हाइल लूप का है, इट एग्जीक्यूट्स द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एटलीस्ट वंस। ये इसका डिफरेंस आ जाता है कि डू व्हाइल लूप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को कम से कम एक दफा लाजमी एग्जीक्यूट करता है, इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। इवन द कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है कि डू व्हाइल लूप क्या करेगा, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एटलीस्ट वंस एग्जीक्यूट करेगा अगर कंडीशन फॉल्स भी है। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट्स में देखते हैं कि क्यों, क्योंकि हमारे पास ये चीज डिस्कस करने वाली है कि आपके व्हाइल लूप के अंदर पहले कंडीशन चेक होती है, देन बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होती है। डू व्हाइल लूप के अंदर हमने टॉपिक में पढ़ा कि पहले बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगी, फिर उसके बाद कंडीशन चेक होगी। इसी वजह से अगर कंडीशन फॉल्स भी हो तो एक दफा तो पहले बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट हो चुकी है। सो बेटा नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं व्हाइल लूप का, इट इज प्री टेस्टेड लूप। प्री टेस्टेड, प्री मतलब पहले टेस्ट होगा लूप बिकॉज द कंडीशन इज चेक्ड एट द स्टार्ट। एट द बिगिनिंग ऑफ द लूप कंडीशन चेक होती है, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट नहीं होती, और कंडीशन ट्रू होने की बेस पर बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट हो रही होती है। डू व्हाइल लूप is a post-tested loop because condition is checked at the end of loop body after its execution। Means के loop body को पहले execute करेगा और उसके end में condition को check करेगा। आते हैं next point जो कि while loop का, while loop is also called entry controlled loop। Means while loop में execution start ही condition से होती है और वहीं पर उसे कंट्रोल किया जा सकता है। जबकि डू व्हाइल लूप इज कॉल्ड एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। मींस स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद कंडीशन चेक हुई, एग्जिट पॉइंट के ऊपर कंडीशन चेक हुई, कंडीशन फॉल्स है तो वहीं से लूप एग्जिट कर जाएगा, कंडीशन ट्रू है देन कंट्रोल दोबारा बिगिनिंग ऑफ द लूप बॉडी मूव कर जाता है। तो इस वजह से डू व्हाइल लूप को एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहा जाता है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके पास एमसीक्यू के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, तो कंडीशन इज नॉट टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन इन व्हाइल लूप। व्हाइल लूप की जो कंडीशन है व्हाइल के बाद लिखी गई होती है वो सेमीकोलन से टर्मिनेट नहीं होती, जबकि इन डू व्हाइल लूप कंडीशन इज टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। डू व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन सेमीकोलन से टर्मिनेट होती है। यहां पर ये भी आपका एमसीक्यू पॉइंट के तौर पर यूज होता है। एक ये भी आपके पास एमसीक्यू पॉइंट है कि एटलीस्ट वंस आपका बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होती है, किसमें, डू व्हाइल लूप के अंदर। अब दोनों के सिंटैक्स को देखते हैं कि इसके सिंटैक्स के अंदर देखिए व्हाइल कीवर्ड के बाद कंडीशन है और ये पहले लिखी गई है, देन बॉडी ऑफ द लूप आ रहा है। जबकि डू व्हाइल लूप के अंदर देखें कि एक तो डू का कीवर्ड यूज हुआ जो कि व्हाइल लूप में यूज नहीं हुआ, दूसरी चीज क्या है, बॉडी ऑफ द लूप पहले आ गया देन कंडीशन लिखी गई, व्हाइल की कंडीशन बाद में आ रही है, और यहां पर व्हाइल की कंडीशन सेमीकोलन से टर्मिनेट नहीं हुई, जबकि डू व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन सेमीकोलन से टर्मिनेट भी हो रही है। सो बच्चों ये थे आपके तीनों लूप के कंपैरिजन या डिफरेंसेस। इन्हें अच्छी तरह याद रखें और इसके थ्रू आप एक क्वेश्चन अपने शॉर्ट क्वेश्चंस में से अटेम्प्ट लाजमी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। ओके बच्चों, अब हमारे पास कंपैरिजन को हमने डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे पहले ब्रेक स्टेटमेंट को। तो ब्रेक स्टेटमेंट के हवाले से अगर हम डिस्कस करें, अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट, इसे या तो स्विच स्ट्रक्चर में केस के साथ यूज किया जाता है या इफ स्टेटमेंट के जरिए जब हमने फोर्सफुली कंट्रोल को ट्रांसफर करना हो
तब हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज कर लेते हैं। इसका जो सिंटैक्स है वो वेरी सिंपल है। इसके सिंटैक्स के अंदर आप देखें तो सिंपल ब्रेक स्टेटमेंट लिखी जाएगी और ये खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाएगी जैसे ही इसके ऊपर कंट्रोल आएगा। अब हम इसकी वर्किंग को एक प्रोग्राम के जरिए समझते हैं कि ये प्रोग्राम्स में कैसे यूज किया जा सकता है और इससे क्या रिजल्ट्स में डिफरेंस आता है। तो बेटा हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोग्राम लिख रहे हैं कि प्रोग्राम टू प्रिंट पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू 10। हमने प्रिंट करने थे पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू 10, लेकिन साथ में ये कह रहा है यूज ब्रेक स्टेटमेंट टू टर्मिनेट द लूप। और क्या करो, ब्रेक स्टेटमेंट यूज करो लूप को टर्मिनेट करने के लिए इफ इंटीजर इज डिविजिबल बाय 5। अगर तो इंटीजर 5 से डिविजिबल है। अब क्या होगा, इसकी आउटपुट क्या आएगी और ये किस तरह से काम करेगा, इसके लिए हम हेडर फाइल्स यूज कर रहे हैं। उसके साथ साथ मेन फंक्शन आ गया। मेन फंक्शन से कंट्रोल इंटर हुआ आपके प्रोग्राम की बॉडी में और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। इस वेरिएबल के बाद मैं लूप में इसे यूज कर रहा हूं, तो लूप देखें मैंने फॉर लूप यूज किया है। n की वैल्यू 0 रख दी, 0 से n इज लेस देन आर इक्वल टू 10। यहां पर हम इसे करेक्ट करेंगे। इस तरह से ये लॉजिकल एरर आता है। अगर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 रख देते तो लूप कभी भी एग्जीक्यूट ना होता। हमने n इज लेस देन इक्वल टू 10 कर दिया तो ये लॉजिकल एरर खत्म हो गया। अब क्या है, n इज इक्वल टू 0, n इज लेस देन इक्वल टू 10, n प्लस प्लस। अब बेटा देखिए हमने देखे किस तरह से हमारे प्रोग्राम्स के अंदर अगर कोई एरर आ जाए तो उसे आइडेंटिफाई करके हमने चेंज करना होता है। लॉजिकल एरर्स भी हो सकते हैं क्योंकि लूप्स के अंदर अगर हम गलत ऑपरेटर यूज कर लेंगे तो लॉजिकल एरर आ जाएगा, आउटपुट आएगी लेकिन डिजायर्ड नहीं आएगी। तो फॉर लूप दोबारा कि n इज इक्वल टू 0 और n इज लेस देन इक्वल टू 10, n प्लस प्लस 0 से लेकर 10 तक चलेगा। अब पहली दफा n की वैल्यू 0 है तो ये ट्रू हो गया और ये कंट्रोल इस लूप की बॉडी में आ गया। यहां पर हमने इफ स्ट्रक्चर के थ्रू क्या किया है, ब्रेक स्टेटमेंट को यूज किया है। और यहां पर हम कह रहे थे इफ इंटीजर इज डिविजिबल बाय 5, कि इंटीजर अगर 5 से डिविजिबल है। तो बच्चों यहां गौर करें कि इफ n इंटीजर है, मॉड 5 इज इक्वल टू 0, कि अगर n मॉड 5 0 के बराबर है देन क्या कर दो, ब्रेक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर। अब इस ब्रेक स्टेटमेंट को कभी एग्जीक्यूट करेगा और एल्स क्या करो, सी आउट n को प्रिंट कर दो। अगर ये 5 का डिविजिबल नहीं है देन क्या कर दो, प्रिंट कर दो। तो बच्चों अब आते हैं कि 0 मॉड 5 इक्वल टू 0, देन ये क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा क्योंकि कंडीशन इधर ही ट्रू होगी। अब 0 मॉड 5 कैसे 0 के बराबर है, देखो बच्चों कि 0 हम इधर रखेंगे, 5 से यहां पर डिवाइड करके देखेंगे। 5 0 जा 0 और कितना रिमाइंडर बचा, 0। अब इसकी अगर जो आउटपुट आएगी तो इसकी आउटपुट के अंदर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं कुछ प्रिंट होगा, क्योंकि पहली दफा ही 0 के ऊपर इसने टर्मिनेट कर दिया और कंट्रोल कहां पर आ गया, इस ब्लॉक से, लूप के ब्लॉक से बाहर आकर प्रोग्राम एंड कर। अब हम जरा इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं और जो n को हमने 0 से स्टार्ट किया था इसकी जगह के ऊपर हम इसे 1 से स्टार्ट करते हैं, n इज इक्वल टू 1 से। अब बच्चों इस लूप को अभी हम चलाएंगे और अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क करेगा। ये तो वही हेडर फाइल्स आ गई। अब n की वैल्यू क्या है, मेरे पास 1 है। 1 से 10 तक हम पॉजिटिव इंटीजर्स को प्रिंट करना चाह रहे हैं। अब क्या होगा, पहली दफा 1 आया, 1 मॉड 5 कंडीशन तो ट्रू होगी, 1 इज लेस देन 10 और यहां से 1 मॉड 5 इज इक्वल टू 0 जो कि फॉल्स है। 1 मॉड 5 इज इक्वल टू 1 और इसकी बेस के ऊपर क्या प्रिंट हो जाएगा, कंट्रोल इधर से इफ फॉल्स हो गया तब ये एल्स पर आ गया और इसे प्रिंट कर दिया 1। 1 के बाद कंट्रोल दोबारा गया, इंक्रीमेंट किया, 2 हो गया, 2 इज लेस देन 10 ट्रू है, 2 मॉड 5 इक्वल टू 0, अगेन ये फॉल्स है। देन एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, कंट्रोल एल्स पर आ गया, सी आउट n और यहां पर क्या प्रिंट हो गया 2। 2 के बाद फिर
कहाँ आ गया 3 के ऊपर, फिर कंडीशन ये वाली फॉल्स हो रही है 3 पर आ गया, ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है 3 इज लेस देन 10, लेकिन ये mod 5 इक्वल टू 0 वाली 5 का डिविजिबल नहीं है 3। सेम 4 भी 5 का डिविजिबल नहीं है, बट ऑन द 5 की वैल्यू के ऊपर 5 mod 5 इक्वल टू 0, यस 5 mod 5 का डिविजिबल है, तो इस वजह से ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और कंट्रोल कहां मूव कर जाएगा, इस स्टेटमेंट को स्किप कर देगा और आउटसाइड द बॉडी ऑफ द लूप मूव कर जाएगा टू एग्जीक्यूट नेक्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, याद रखना है ब्रेक स्टेटमेंट के अंदर क्या हो रहा है, कंट्रोल आउटसाइड द बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट कर जाएगा, मूव कर जाएगा। ठीक है, तो यहां इसकी आउटपुट क्या आ गई 1 2 3 4, 5 भी नहीं आई क्योंकि 5 पर सी आउट नहीं एग्जीक्यूट हुआ था, बल्कि ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई थी और कंट्रोल ने लूप को टर्मिनेट कर दिया था। तो बच्चों ब्रेक स्टेटमेंट आपने स्विच स्ट्रक्चर के अंदर भी यूज की, वहां पर हमने एग्जांपल्स में देखा था कि ब्रेक स्टेटमेंट के जरिए से हम केस को कंट्रोल कर रहे थे कि अगर केस की वैल्यू ट्रू हो जाती है, एक्सप्रेशन के साथ मैच कर जाती है, तो उसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करें और ब्रेक स्टेटमेंट के बेस के ऊपर कंट्रोल आउटसाइड द स्विच स्ट्रक्चर मूव कर जाए। लूप के अंदर भी आपने इसका यूज देख लिया और स्विच स्ट्रक्चर के अंदर भी आपने पिछले प्रोग्राम्स में इसका यूज देखा था, तो इस तरह से हम ब्रेक स्टेटमेंट को अपने प्रोग्राम्स में यूज कर सकते हैं। अब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को देखेंगे कि उसे हम किस तरह से अपने प्रोग्राम्स में यूज करते हैं और वो हमारे आउटपुट के ऊपर क्या फर्क डालती है। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। ओके बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट को। ब्रेक स्टेटमेंट को हमने पिछले बोर्ड पर डिस्कस किया, जिसके मुताबिक जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करती थी, कंट्रोल आउटसाइड द लूप स्ट्रक्चर या उस स्ट्रक्चर जिसमें ब्रेक स्टेटमेंट यूज हुई वहां से आउटसाइड मूव कर जाता था और बाकी जितनी भी रेपिटेशन या बाकी जितनी स्टेटमेंट्स रहती होती थी उन्हें स्किप कर देता था, इग्नोर कर देता था। अब आते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट को देखते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है? इट इज आल्सो एन अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। ये भी एक अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट है। इसे भी किसी कंडीशन की जरूरत नहीं है एग्जीक्यूशन के लिए। इट मूव्स द कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर। अब ये डिफरेंस याद रखना है कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती थी? मूव द कंट्रोल टू द एंड ऑफ स्ट्रक्चर, जबकि जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है इट मूव्स द कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ स्ट्रक्चर। ये कंट्रोल को दोबारा स्टार्ट पर ले जाएगा और नेक्स्ट आइटरेशन को, नेक्स्ट एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर देगा। अब ये स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं कि सच एज लूप्स, यानी कि लूप्स में जिस तरह से स्ट्रक्चर, कौन से स्ट्रक्चर्स, लूप वगैरह, बाय स्किपिंग द करंट एग्जीक्यूशन। इट मूव्स द कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर सच एज लूप्स बाय स्किपिंग द करंट एग्जीक्यूशन। अब ये करंट एग्जीक्यूशन मींस जो एग्जीक्यूशन हो रही है उसमें जैसे ही जिधर कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई उसके बाद उस स्ट्रक्चर के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो तो स्किप हो जाएंगी, लेकिन कंट्रोल दोबारा स्टार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर पर मूव हो जाएगा और दोबारा से एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर देगा। एग्जीक्यूट्स द रिमेनिंग स्टेटमेंट्स आफ्टर स्किपिंग, और उन स्टेटमेंट्स को स्किप करके, जो रिमेनिंग स्टेटमेंट से स्किप करके ये दोबारा स्टार्ट पर चला गया और जो बाकी उसकी आइटरेशन थी उन्हें एग्जीक्यूट कर देगा। इट इज यूजुअली यूज्ड विद इफ स्टेटमेंट टू कंट्रोल इट्स एग्जीक्यूशन, और इसे हम यूजुअली यूज करते हैं विद इफ स्टेटमेंट ताकि हम इसकी एग्जीक्यूशन को भी कंट्रोल कर सके, क्योंकि अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट है और जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगी तो ये दोबारा से स्टार्ट में चली जाएगी और साइक्लिक आइटरेशंस भी ये एग्जीक्यूट कर सकती है। इस चीज को बचाने के लिए हम कंडीशन के अंदर इसे यूज कर लेते हैं। इसका सिंटैक्स सिंपली कंटिन्यू है, कोई कंडीशन नहीं, कोई इसके साथ अदर पैरामीटर्स की जरूरत नहीं है। ये भी एक स्टेटमेंट के तौर पर है। अब हम इसकी वर्किंग को प्रोग्राम के जरिए समझेंगे कि हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को किस तरह अपने प्रोग्राम्स में यूज कर सकते हैं। तो ये एक प्रोग्राम देखते हैं जो कि क्या कह रहा है, प्रोग्राम टू प्रिंट इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 10। क्या करो, इंटीजर्स को प्रिंट करो 1 से 10 तक बाय स्किपिंग द नंबर्स डिविजिबल बाय 4।
इंटीजर्स या नंबर्स, ऐसे इंटीजर्स या नंबर्स जो कि 4 के डिविजिबल हैं, उन्हें स्किप करके। अब हमने इसी तरह से एक प्रोग्राम ब्रेक स्टेटमेंट के लिए किया था और जैसे ही 5 से डिविजिबल नंबर आया था उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10 एग्जीक्यूट नहीं हुए थे क्योंकि कंट्रोल आउटसाइड द लूप बॉडी एग्जीक्यूट कर गया था। जबकि यहां पर हम देखते हैं अब इसमें क्या चेंजेस आएंगे आउटपुट में। वही हेडर फाइल्स यूज कर ली, मेन का फंक्शन यूज कर लिया, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया जिसके जरिए हम लूप को यूज करेंगे। लूप के अंदर n की वैल्यू 1 रख दी क्योंकि हम 1 से 10 तक प्रिंट करवा रहे हैं। अब n की वैल्यू 1 रख दी एंड n1 इज लेस देन इक्वल टू 10। जब n की वैल्यू 1 है तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू होगी। यहां पर आया n mod 4 इक्वल टू 0। क्या 1 mod 4 इक्वल टू 0 है? नहीं, 1 mod 4 इक्वल टू 1 होता है। तो बेटा आउटपुट हमारे पास जो आएगी इसके अंदर ये क्या लिखा आ जाएगा? 1 लिखा आ गया। अब अगर तो कंडीशन ट्रू होती तो कंटिन्यू होता, एल्स यानी कंडीशन फॉल्स है तो सी आउट एन मीन्स के 1 प्रिंट हुआ, स्पेस आ गई और इसके बाद दोबारा कंट्रोल लूप पर चला गया। एन की वैल्यू 2 कर दी, 1 की जगह पर 2 है। अब 2 mod 4 भी ट्रू नहीं है, फिर ये प्रिंट हो जाएगा एल्स में आकर और इसके बाद फिर रिपीट और इसके बाद फिर कंट्रोल स्टार्ट ऑफ द लूप पर जाएगा और n के वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। 2 की जगह पर अब क्या वैल्यू आ जाएगी? 3 आ जाएगी। 3 भी इसी तरह से कंडीशन को फॉल्स कर रहा है और 3 भी प्रिंट हो जाएगा। अब बात करते हैं 4 की। जैसे ही n की वैल्यू 4 हुई तो अब देखें 4 mod 4 इक्वल टू 0 ट्रू है। तो कंट्रोल कहां चला गया? बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट और कंटिन्यू को एग्जीक्यूट कर दिया। जैसे ही कंटिन्यू को एग्जीक्यूट किया तो कंटिन्यू ने क्या किया? कंट्रोल को दोबारा से स्टार्ट ऑफ द लूप में मूव कर दिया और नेक्स्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी। नेक्स्ट आइटरेशन पर चला गया और इंक्रीमेंट ऑफ n कर दिया। अब n की वैल्यू क्या हो गई? 5 होगी। देखिए अब कंट्रोल इधर आ गया था, सी आउट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं की तो 4 प्रिंट नहीं हुआ। 5 mod 4 अगेन 0 के बराबर नहीं है, कंडीशन फॉल्स हुई, एल्स पर आ गया, 5 को प्रिंट कर दिया, फिर 6 को प्रिंट कर देगा, फिर 7 को कर देगा। लेकिन जैसे ही 8 आएगा तो 8 के ऊपर अगेन ये देखें कि 8 mod 4 इक्वल टू 0, 4 to the 8 और रिमाइंडर 0 बचता है। कंडीशन ट्रू हुई तो कंटिन्यू की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की और कंटिन्यू की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल कहां पर? दोबारा इंक्रीमेंट पर चला गया। इसकी बाकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगा या एल्स को भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मींस 8 प्रिंट नहीं होगा, n की वैल्यू 9 हो जाएगी, 9 के ऊपर ये प्रिंट होगा कि जी 9 के ऊपर कंडीशन फॉल्स है, सी आउट में जाकर प्रिंट हो जाएगा। फिर 10 के ऊपर भी कंडीशन फॉल्स है और ये वाली कंडीशन ट्रू चलती आ रही है, 10 भी प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद जैसे ही n की वैल्यू 11 होगी तो यहां पर ये लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10 फॉल्स हो जाएगा और लूप टर्मिनेट कर। तो अब जो ब्रेक स्टेटमेंट को यूज किया था उसके अंदर 1 2 3 4 या अगर वहां पर 4 से हम डिवाइड करके देखते तो 1 2 3 आउटपुट आती। यहां पर हमारे पास क्या आउटपुट आ रही है? स्किप किया कंटिन्यू स्टेटमेंट के थ्रू तो जो इसके स्किपिंग थे यानी 4 से डिविजिबल नंबर थे वो स्किप हो गए और बाकी तमाम नंबर्स प्रिंट होते गए। मींस वो उस करंट एग्जीक्यूशन को स्किप कर देगा और उसके अलावा दोबारा बिगिनिंग पर जाकर नेक्स्ट एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर देगा। तो बेटा ये माइनर सा डिफरेंस है आपके ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। अगेन रिपीट कर रहा हूं, ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है? कंट्रोल को एट द एंड ऑफ द स्ट्रक्चर ट्रांसफर कर देती है और रिमेनिंग स्टेटमेंट्स को टर्मिनेट कर देती है। लेकिन अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट की बात करें, ये क्या करती है? रिमेनिंग स्टेटमेंट को स्किप कर देती है और कंट्रोल को एट द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर दोबारा मूव कर देती है ताकि जो उससे नेक्स्ट आइटरेशंस हैं उन्हें एग्जीक्यूट किया जा सके। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको डिफरेंट लूप्स में डिफरेंसेस और उसके साथ साथ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।